नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र चौधरी और ट्रिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। चलो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विश्वास पटेल को। जो ये पिक्चर दिख रही है, ये विश्वास पटेल जी है, न्यू चेयरमैन ऑफ PCI। दोस्तों, इसके भारत में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। PCI की स्थापना 2013 में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया समर्थन के तहत की गई थी। विश्वास पटेल 2018 में पहली बार PCI के अध्यक्ष चुने गए थे और विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार PCI का अध्यक्ष बना दिया गया है। विश्वास पटेल 2013 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब सह अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। इसका उद्देश्य है कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना तथा भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विराट कोहली। यह है विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को लगातार 5वीं बार, दोस्तों याद रखना, लगातार 5वीं बार वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का स्थान मिला है। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2020 में $237.7 मिलियन थी, जो 2021 में गिरकर $185.7 मिलियन हो गई। फिर भी इनका स्थान प्रथम रहा है। रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर है, $158.3 मिलियन। अक्षय कुमार $139.6 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है और आलिया भट्ट $68.1 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर है। आलिया भट्ट सबसे वैल्यूएबल महिला सेलिब्रिटी है। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस अस्पताल ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। रिपोर्ट जारी की है न्यूज़ वीक वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल सर्वे 2022 ने। मेदांता अस्पताल ने भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है। वहीं मेदांता हॉस्पिटल विश्व के 150 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की लिस्ट 2022 की सूची में स्थान रखता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सतीश महाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी अभी विधानसभा चुनाव हुआ है और ये नया पद सतीश महाना जी को दे दिया गया है। आगे जो ये पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में है सतीश महाना जी। सतीश महाना को उत्तर प्रदेश विधानसभा का 18वां अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वहीं सतीश महाना जी को निर्विरोध विधानसभा के अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया है। सतीश महाना कानपुर जिले से बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। हाल ही विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है NV रमन्ना। NV रमन्ना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी मुख्य न्यायाधीश है। यह है NV रमन्ना जी और यह 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। फास्ट का मीन फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। चलो अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल सन 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना शुरू हुआ। इसका थीम क्या है? इसका थीम है आवर हेल्थ आवर प्लानेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये छोटी है और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स अरबपति की सूची 2021 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो दोस्तों, यह है 10वें स्थान पर। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में वर्ल्ड के 10 बिलियनर्स की लिस्ट है। वहीं टॉप 5 बिलियनर्स की लिस्ट में ये 5 है और टॉप 3 इंडियनर्स की अगर बात करें तो मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है, वहीं वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है। गौतम अडानी भारत का दूसरे स्थान पर है, वर्ल्ड में 11वें स्थान पर है। वहीं शिव नाडर ये भारत में तीसरे स्थान पर है, जबकि वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये 48वीं रैंक आती है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने संभव लॉन्च किया है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव नामक सुपर ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है यूबीआई का लक्ष्य 2025 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 50% कारोबार करना। वहीं यूबीआई का भी वर्तमान में सीईओ है राज किरण रॉय तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अगला प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में रेलवे ने पार्सल को डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे ने भारतीय डाक के साथ साझेदारी करके पार्सल को डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए साझेदारी की है। भारतीय डाक और भारतीय रेलवे मिलकर जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट विकसित करेंगे और अब माल और पार्सल घर पर पहुंचाए जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उत्पी ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तमिलनाडु की सरकार ने। कावल उत्पी ऐप जनता को किसी भी आपातकाल परिस्थिति में पुलिस सहायता में मदद करता है। 100, 101 और 112 इमरजेंसी रेड बटन दबाने से भी यूजर की लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम में शेयर हो जाती है। वहीं उपयोगकर्ता निकटतम पुलिस स्टेशन और गश्ती वाहन की पहचान भी इससे कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीएसबी बैंक के सीईओ और एमडी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2 साल के लिए। आरबीआई ने मुरली नटराजन को पुनः डीएसबी बैंक का एमडी और सीईओ 2 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। मुरली नटराजन 2009 से डीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ है। मुरली नटराजन 2024 में बैंक के 15 साल पूरे कर लेंगे। डीएसबी बैंक की स्थापना 1930 में और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विनय मोहन क्वात्रा जी को। विनय मोहन क्वात्रा भारत का नया विदेश सचिव है। वहीं वर्तमान में 2020 से नेपाल में भारत के दूत हैं। ये डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो जाएंगे। 2017 से 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल में कौन सा बैंक DAYNRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है HDFC बैंक। HDFC बैंक को स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। DNRLM मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। HDFC बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका अध्यक्ष है अतुल चक्रवर्ती और वर्तमान में MD और CEO है शशिधर जगदीशन। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किस बैंक ने CAPSP योजना के माध्यम से क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए BSF के साथ समझौता किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया BSF के साथ CAPSP योजना के लिए समझौता किया है। यह समझौता BSF कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए किए जाएंगे। BSF की स्थापना सन 1965 में हुई थी जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है और BSF का वर्तमान महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत RPF ने अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑपरेशन उपलब्ध। RPF ने पहले मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया था और टिकट माफियाओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया है। RPF की स्थापना सन 1872 में हुई थी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। वहीं RBI के वर्तमान महानिदेशक कौन है? संजय चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के कृषि आयात को निलंबित किया? दोस्तों इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडोनेशिया भारत से चीनी, गेहूं, चावल, मिर्च, प्याज और मूंगफली आयात करता है।
पिछले सीजन में इंडोनेशिया भारत से चीनी निर्यात का 30% योगदान दिया। इंडोनेशिया ने नई दिल्ली के अधिकारियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयातों पर रोक लगा दी। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है दोस्तों? नुसंतारा है। वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस नाम से देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किया गया रेडियो एक्स चैनल। नागपुर महाराष्ट्र में दृष्टिबाधितों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो एक्स लॉन्च किया गया। इसे द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल के सहयोग से बनाया गया। इसे दृष्टिबाधित लोगों तक शिक्षा संसाधन एवं ऑडियो बुक की आसान पहुंच प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य। वहीं फल उत्पादक राज्य की बात करें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फल उत्पादक राज्य बन गया है। 2021-22 में 29.58 मिलियन टन सब्जी उत्पादन करने का अनुमान है उत्तर प्रदेश का। वहीं आंध्र प्रदेश का 2021-22 में 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक राज्य बना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश में चली इमरजेंसी से पूरे कैबिनेट ने ही इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया है श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ पहले ही खाद्य आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। सारी खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ा दिया गया है। श्रीलंका के आर्थिक आपातकाल की स्थिति में भारत भी आगे आया और भारत तेल, खाद्य तथा राशन की मदद करने में आगे बढ़ा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक अभी मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं और इन्हें 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 और 21 का अनाउंस भी एक साथ ही किया गया और 2020 का जो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार मिला वो मिला है AS दुर्लत, जो कि पूर्व रो के निदेशक हैं। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मनाया दोस्तों 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया गया। ये दिवस डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। इसका थीम क्या है? पीपुल चॉइस फॉर वेलनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा थीम है, याद कर लेना। उद्देश्य क्या है? होम्योपैथिक और चिकित्सा के बारे में जागरूकता फैलाना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद की पहल शुरू की? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये की दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक पहल की शुरुआत की। दक्षिण मध्य रेलवे के 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर ये पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशन पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तथा उनमें बिक्री और प्रचार केंद्र में बदलाव करना। SCR प्रभारी महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाकर इस पहल की शुरुआत की। ये कहाँ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा, गुंटूर, औरंगाबाद और काचीगुड़ी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये भी थोड़ा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान की सरकार गिर गई है, तो ये बने हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMNL प्रमुख इमरान खान को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटा दिया गया। 342 के सदन में शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले और जीतने के लिए 172 वोट की जरूरत थी। शहबाज शरीफ को निर्विरोध प्रधानमंत्री चुना गया और शहबाज शरीफ है पूर्व पाकिस्तान नवाज शरीफ के छोटे भाई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बने हर्षवर्धन श्रृंखला। हर्षवर्धन श्रृंखला वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं और ये 30 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव पद से रिटायर होंगे और विजय मोहन क्वात्रा इनका
स्थान लेंगे। यह नियुक्ति इसलिए एक आवश्यक हो जाती है दोस्तों क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में भारत पहली बार G20 की लीडर समिट करेगा। G20 के शेरपा वाणिज्य मंत्री बना दिया गया पीयूष गोयल को। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का 17वां संस्करण का आयोजन इंडोनेशिया में होगा और वो होगा 15 से 16 नवंबर 2022 को। अच्छा, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों ये बन गए हैं भारत के ओप स्पिनर आर अश्विन रिटायर आउट होने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी बने। अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होकर रिटायर होता है उसको रिटायर नॉट आउट माना जाता है। और रिटायर आउट क्या होता है? जब कोई खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है और बिना आउट हुए और बिना चोटिल हुए अगर पेवलिन चला जाता है तो उसको रिटायर आउट माना जाता है। आईपीएल 2022 के लखनऊ सुपर जायंट और राजस्थान रॉयल्स के मैच के बीच में यह हुआ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 24 अप्रैल सन 1992 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू किया गया। पंचायत राज दिवस मनाने की शुरुआत 2010 से हुई और पंचायत राज दिवस की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से सन 1959 में शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने एल रूट सर्वर प्राप्त किया? तो दोस्तों राजस्थान सरकार एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स के द्वारा यह भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जयपुर में स्थापित किया गया और यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया आसाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है दोस्तों, ये भारत का पहला है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। यह संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेंबर्स इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करता है। इन संयंत्र की रोज की क्षमता है 10 किलो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात में। गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण की मेजबानी की है। यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया हाल ही में 22 अप्रैल 2022 को। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहा जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल सन 1970 को मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सीपरी रिपोर्ट के आधार पर सैन्य खर्च के मामले में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका सीपरी रिपोर्ट के आधार पर सैन्य खर्च के मामले में पहले स्थान पर है और भारत का स्थान चीन के बाद तीसरे नंबर आता है। दूसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान पर यूके है और 5वें पर रूस आता है। भारत 2020 से 21 में सैन्य खर्च के मामले में $0.09 बिलियन का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट जारी की है ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में। सीपरी का मतलब स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर गांव में लाइब्रेरी वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जामताड़ा। जामताड़ा पड़ता है दोस्तों झारखंड में। झारखंड के जामताड़ा में हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। झारखंड का जामताड़ा देश का पहला जिला तो बना ही है, जहाँ पंचायत स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय है जो सुबह 9 से 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। लगभग 18 लाख की आबादी वाला जामताड़ा जिला में 118 ग्राम पंचायत है और हर पंचायत में सुसज्जित रूप से
पुस्तकालय बना दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 17 पदक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने 17 मेडल जीते और कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का 35वां संस्करण है और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मंगोलिया में हुआ। भारत के पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक जीतने के साथ 5वें स्थान पर रहा। भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता। जापान 21 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया। संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत को दर्शाएगा और संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई घटनाओं के बारे में तथा भारत की नींव रखने में किन कठिनाइयों का सामना किया, ये सब इसमें बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों, सोना उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना उपभोक्ता के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान पर है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक सोने का उपभोक्ता देश है। चीन विश्व का सबसे अधिक सोना का उपभोक्ता देश है। 2021-22 में भारत में सोने का आयात अधिक मांग के कारण 33.34 से बढ़कर 46.14 अरब रुपये हो गया और 21-22 में रत्न आभूषण का निर्यात लगभग 50% बढ़कर लगभग 39 बिलियन डॉलर हो गया। अंत में एक प्रश्न दोस्तों आपसे है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? दोस्तों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। किसी भी प्रकार की सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।